हेडिंग तो टेंशन इन स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग बेसिकली देखो आपके पास एक ये लॉन्ग वायर या थ्रेड है, और ये जो लॉन्ग वायर या थ्रेड है इसकी लेंथ एल है। राइट नाउ ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसके ये दो एंड्स हैं। आपने ये दोनों एंड्स को लेटर से एक गिवन रिंग के साथ फिक्स किया हुआ है, टाई किया हुआ है। अच्छा, अभी राइट नाउ यहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रिंग है, दिस इज स्लेकन। स्लेकन का मतलब ये अभी लूज स्ट्रिंग है। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये अभी लूज है, ढीली है। आपने क्या किया, इसका एक एंड पकड़ा और दूसरे एंड से आपने इस स्ट्रिंग को खींचा। तो यू पुल दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर एंड। तो आपने अपने हैंड के साथ ऐसे फोर्स लगा के इस स्ट्रिंग को खींचा। तो जब आप इसको खींचोगे तो अब आप क्या नोटिस करोगे, नाउ द स्ट्रिंग विल बिकम टॉट। टॉट का मतलब नाउ द स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड। तो आप नोटिस करोगे कि स्ट्रिंग अब स्ट्रेच हो गई है। अच्छा, जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई है तो आप अगर अब इसको और खींचने की कोशिश करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये और ज़्यादा इलोंगेट नहीं होगी, इसकी लेंथ अब और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो जब ये स्ट्रिंग टॉट होगी, जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, तो आप क्या नोटिस करोगे कि इनसाइड देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स which is generated, and this restoring force generated is known as tension। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जनरेट होगी उसको हम टेंशन कहते हैं। मतलब एक फोर्स जनरेट होगी जो ये कोशिश करेगी कि ये जो स्ट्रिंग है ये और अपनी लेंथ चेंज ना करे। तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को खींच के स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने पे इस स्ट्रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो दूर नहीं जाना चाहते। तो वो जो एटम्स हैं क्योंकि वो दूर नहीं जाना चाहते, तो वो अपने अंदर जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है उसके कारण एक फोर्स डेवलप करेंगे। और वो फोर्स की कोशिश क्या होगी, उस फोर्स की कोशिश होगी कि ये जो स्ट्रिंग है वो अपनी लेंथ को चेंज ना करे। और आप जब इस स्ट्रिंग को खींच रहे हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि अंदर टेंशन स्ट्रिंग में दोनों डायरेक्शंस में डेवलप होगी। वो जो एटम्स हैं वो क्लोज आना चाहते हैं क्योंकि आप उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। आपने जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो आप एटम्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप एटम्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हो इस स्ट्रिंग के, इस रोप के, तो वो एटम्स दूर नहीं जाना चाहते। तो वो अब क्या करेंगे, अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करेंगे कि नहीं हमने दूर नहीं जाना, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग ये हमेशा दोनों डायरेक्शंस में डेवलप होगी। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट इन string tension is produced in both directions along the string। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में आप क्या नोटिस करोगे कि जो टेंशन है वो स्ट्रिंग में दोनों डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होगी। इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शंस अलोंग द स्ट्रिंग। और ये होगा सिर्फ तब जब आपकी स्ट्रिंग टॉट है। टॉट का मतलब स्ट्रेच्ड है। जब आपकी स्ट्रिंग लूज है, स्लेकेंड है, when your string is loose or your string is slackened, slackened का मतलब ढीली है, तो उस टाइम इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि एटम्स के ऊपर दूर जाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अभी तो एटम्स अपने इक्विलिब्रियम में है। वो तो तब
अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे जब आप उनको दूर भेजने की कोशिश करोगे। ये दूर कब भेजने की कोशिश स्टार्ट होगी? जब आपकी स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, जब आपकी स्ट्रिंग टॉट होगी। तो अब ये याद रखना है कि इफ द स्ट्रिंग इज लूज, इफ द स्ट्रिंग इज slackened, the tension in the string is 0. If the string is stretched, if the string is taut, then the tension will be in the string, and in the string the tension will be in both the directions. दोनों directions में tension होगी string के अंदर। लेकिन आप अगर ये जो गिवन रिंग है जिसको आपने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, अगर आप इस रिंग की बात करो तो ऑन बॉडी 1, अगर आप बॉडी 1 की बात करो तो आपका हाथ क्या कर रहा है? ये फोर्स लगा रहा है और आप चाहते हो कि ये रिंग और लेफ्ट को आए, पर ये लेफ्ट को नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रस्सी के अंदर ये जो टेंशन डेवलप हुई है, ये रोप के अंदर ये जो टेंशन डेवलप हुई है, ये टेंशन इस रिंग या इस हैंड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। तो आप जब खींच रहे हो रिंग को तो ये फोर्स आप लगा रहे हो और एक फोर्स रिंग के ऊपर ये रस्सी लगा रही है। और अगर आप रस्सी के अंदर देखो तो रस्सी के अंदर टेंशन दोनों डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप बॉडी 1 की बात करो जो स्ट्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, वो जो रिंग रिंग जो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, अगर आप उस रिंग की बात करो तो ये जो बॉडी 1 है इस पे जो टेंशन लग रही है वो टुवर्ड्स राइट लग रही है। ये जो रिंग आपको नजर आ रही है इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो टुवर्ड्स राइट। क्यों राइट लग रही है? बिकॉज यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो रिंग है इसको आप लेफ्ट साइड खींचने की कोशिश कर रहे हो पर ये जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये जो टेंशन है ये आपको लेफ्ट जाने से रोक रही है। तो ये अब याद रखना है कि रस्सी के अंदर टेंशन दोनों डायरेक्शन में होगी, पर रस्सी को जिसके साथ जोड़ा हुआ है, रोप को जिसके साथ टाई किया हुआ है, रोप को जिसके साथ जोड़ा हुआ है, उस पर टेंशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन वो बनेगी जो रस्सी उस बॉडी पे लगा रही है। रस्सी इस बॉडी को राइट साइड की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चाहती कि रिंग लेफ्ट जाए, क्योंकि अगर ये रिंग लेफ्ट गई तो रोप का लेंथ क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाली जगह देखो तो आप फोर्स लगा रहे हो इस रिंग पे टुवर्ड्स राइट, तो ये जो रोप है, रोप ये रोप क्या करेगी? ये रोप इस रिंग के ऊपर टेंशन डेवलप करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये जो आपका गिवन हैंड है जो आप रिंग को खींच रहे हो, तो ये जो रिंग को आप खींच रहे हो और आप अपने हैंड से ये फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स रोप लगाएगी ताकि आपका वो जो हैंड है, वो जो रिंग है, वो राइट साइड मूव ना करे। तो ये जो बॉडी 2 है, अगर मैं इसको बॉडी 2 कहता हूं, तो जो हमारे पास बॉडी 2 है उस पे जो टेंशन लग रही है वो लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये याद रखना है कि रस्सी के अंदर टेंशन दोनों डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप रस्सी को, एक रोप को, एक स्ट्रिंग को किसी बॉडी के साथ जोड़ते हो तो फिर वो जो रस्सी है जब उसके अंदर टेंशन आएगी तो जो बॉडी उसके साथ जुड़ी है वो टेंशन वाली फोर्स उस बॉडी पे भी लगेगी और वो एक डायरेक्शन बनेगी। और वो जो एक डायरेक्शन बनेगी वो अलोंग द रोप होगी। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये अलोंग द रोप टुवर्ड्स, अलोंग द रोप टुवर्ड्स राइट है, और अगर आप यहाँ देखो तो ये अलोंग द रोप, अलोंग द रोप टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास एजम्पशन है, जब हम स्ट्रिंग्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिगर में स्ट्रिंग बनी होगी तो हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ, बस स्ट्रिंग दी हुई और कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि स्ट्रिंग इज मासलेस। तो हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है? मासलेस है। हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग का मास निग्लिजिबल है। वैसे डेली लाइफ में जब आप रस्सी लेते हो तो रस्सी का खुद का मास होता है, क्योंकि रस्सी किसी चीज की बनी होगी और जिस भी मटेरियल की बनी होगी उसका अपना मास है। पर हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो क्या है?
मासलेस है। हाँ, अगर एग्जामिनर कहता है कि स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ इतना ग्राम, तो वो जो भी मास बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा, और फिर वो मासलेस स्ट्रिंग नहीं होगी, फिर उसका मास है। पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे एक स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये रस्सी दी है, इसके साथ ऐसे ब्लॉक टाई कर दिया और आपको कहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो ये रस्सी नजर आ रही है पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो अगर कुछ नहीं बताया तो आप इसको क्या मानोगे? मासलेस। और अगर वो मासलेस है तो उससे हमें क्या मतलब फायदा होगा, हमें उससे क्या पता चलेगा? तो इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन एवरीवेयर इन स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ टेंशन इज सेम। वैल्यू ऑफ टेंशन, तो अगर मैं यहां पे लेटर से ये एक स्ट्रिंग ले रहा हूं और मैंने ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐसे खींचा दोनों साइड से, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये जितने भी आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन सब पॉइंट्स पे टेंशन लग रही है, ये हर जगह पे टेंशन लग रही है, हर जगह पे, क्योंकि ये हर जगह एटम्स हैं, ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये एटम्स की बनी हुई है, तो हर जगह एटम्स कोशिश कर रहे हैं कि हमने दूर नहीं जाना, तो ये टेंशन पूरी रस्सी में, पूरी स्ट्रिंग में लग रही है। और अगर आपकी बॉडी मासलेस है, तो फिर आपकी रोप अगर मासलेस है, तो फिर पूरे स्ट्रिंग में ये जितनी भी टेंशन्स हैं, ये सारी टेंशन्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। पूरी रस्सी में कहीं पे भी देख लोगे, हर जगह टेंशन क्या होगी? सेम होगी। कब? जब वो स्ट्रिंग मासलेस है। अगर बाय चांस स्ट्रिंग का मास है, तो फिर क्या होगा? ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में टेंशन है, लेकिन कहीं पे टेंशन ज्यादा है और कहीं पे टेंशन कम है। एट सम प्लेस द टेंशन इज मोर, एट सम प्लेस द टेंशन इज लेस। कहीं पे टेंशन ज्यादा होगी, कहीं पे टेंशन कम होगी। तो मास अगर है तो क्या होगा? एवरीवेयर इन द रोप, एवरीवेयर इन द स्ट्रिंग टेंशन इज नॉट सेम। और अगर मासलेस है तो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो ये पहली असम्पशन है जो आपने याद रखनी है। तो हमारे 95% न्यूमेरिकल मासलेस स्ट्रिंग है, 5% न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें वो कहेगा कि स्ट्रिंग का मास है। और अगर स्ट्रिंग का मास है तो फिर आपको वो एग्जामिनर ये भी बताएगा कि स्ट्रिंग में किस जगह टेंशन निकालनी है, क्योंकि स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो वो बताएगा कि यार यहाँ पे टेंशन निकालो, क्योंकि हर जगह तो टेंशन सेम नहीं है। एंड सेकंड assumption इज योर स्ट्रिंग इज inextensible. Inextensible means that there is no elongation in string when you stretch it. जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे, when you will stretch the string, when the string is taut, उस टाइम अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो अभी भी इसकी लेंथ जो है वो एल ही रहेगी, खींचने पे स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। ये हमारी असम्पशन है। अदरवाइज डेली लाइफ में जब आप खींचोगे तो स्लाइटली देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ, और वो जो चेंज इन लेंथ आया उसी के कारण ये रिस्टोरिंग फोर्स आती है। एक्चुअली टेंशन आती इसीलिए है क्योंकि एटम्स थोड़े दूर जाते हैं, और जैसे ही वो थोड़े दूर जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार दूर नहीं जाना, तो फिर वो क्या करते हैं अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स। पर क्योंकि वो थोड़े दूर जाते हैं, वो जो उनका दूर जाने का वो जो गिवन डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। तो आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो ये दोनों बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें? कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस का मतलब एवरीवेयर टेंशन इज सेम। और अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, देयर विल बी नो इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। जब स्ट्रिंग को आपने टॉट किया हुआ है उस टाइम उसके अंदर कोई इलोंगेशन नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर है ये बात? और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इज इन बोथ द डायरेक्शंस अलोंग द स्ट्रिंग। लेकिन अगर स्ट्रिंग को किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें टेंशन, उस बॉडी पे टेंशन एक ही डायरेक्शन में लगेगी, और वो लगेगी अलोंग द स्ट्रिंग। तो वो आपने जब भी पढ़ना है तो ध्यान से इस गिवन केस को स्टडी करना है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस गिवन केस के।
नाउ लेट अस से वी हैव अ स्मूथ सरफेस। जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा राइट नाउ वो सब स्मूथ सरफेस में है। हम राइट नाउ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ। सो अगर मैं नहीं भी मेंशन करता तो भी वो सर्फेसेज स्मूथ हैं अनटिल अनलेस आई डोंट टेल दैट द सर्फेस इज रफ। तो अभी हम जितने भी केस कर रहे हैं वो स्मूथ स्मूथ सरफेस ही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक गिवन ब्लॉक है ऑफ मास 5 kg और एक गिवन ब्लॉक है ऑफ मास 10 kg। अच्छा, हमने अगर राइट नाउ इनको स्टडी करना है तो हम क्या नोटिस करेंगे कि इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, इसका भी वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स। वेट मतलब mg और g 10 ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 100 N है, क्योंकि ना ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ये जो आपके पास 5 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो 50 N है, क्योंकि ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आपको पता है किसी भी बॉडी को अगर आप एक सरफेस पे रखते हो तो बॉडी वहां पे नीचे या ऊपर नहीं जाएगी, तो वो सरफेस पे वो बॉडी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। तो ये R2 और ये जो वेट है ये R1 और ये जो वेट है ये बैलेंस हो चुके हैं। तो क्योंकि ये बैलेंस हो गए हैं तो मैं इनको क्यों यहाँ पे रब कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि मोशन किसके कारण आएगा, नेट फोर्स के कारण। और अगर नेट फोर्स 0 आ रही है तो कोई मोशन नहीं आएगा। तो राइट नाउ तो अभी इनमें कोई मोशन ही नहीं है, क्योंकि फोर्स लग रही है पर वो एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो 10 kg है इसके ऊपर ये 30 N फोर्स लगा दी। अच्छा, आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर 30 N फोर्स लगाऊंगा तो ये जो 30 N है ये 10 kg के ऊपर क्या बन जाएगी, नेट फोर्स, क्योंकि इसके अलावा बाकी तो बैलेंस हो गई और फ्रिक्शन है नहीं, तो ये नेट फोर्स हो जाएगी। और आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपका 10 kg है ये आगे जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो ये जो 5 kg है 5 kg ये किस पे रहेगी, ये रहेगी रेस्ट पे। तो 5 kg जो है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और ये जो 10 kg है ये 10 kg की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये जो गिवन 5 और 10 kg हैं इनको एक रोप के साथ, एक रस्सी के साथ जोड़ दिया। अब ये आपने ये रस्सी जोड़ दी। अब जब आपने ये रस्सी जोड़ी तो आप क्या नोटिस करोगे, जब आप ये 30 N फोर्स लगाओगे तो 10 kg आगे जाएगा। अब जब 10 kg आगे जाएगा तो वो इस रस्सी को भी खींचेगा। जब वो रस्सी को खींचेगा तो रस्सी के अंदर क्या आएगी, टेंशन। रस्सी के अंदर क्या आएगी, टेंशन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि रस्सी जब स्ट्रेच होती है तो उसमें क्या आती है, टेंशन आती है। तो रस्सी के अंदर क्या आ गई, टेंशन। और जैसे ही रस्सी में टेंशन आएगी तो वो जो टेंशन है वो दोनों डायरेक्शंस में आएगी। लेकिन अगर मैं इस 10 kg की बात करूं, रस्सी में टेंशन दोनों डायरेक्शन में, पर अगर मैं 10 kg की बात करूं तो 10 kg को ये जो टेंशन है वो आगे जाने से रोकेगी, क्योंकि 10 kg आगे जा रहा है। और अगर 10 kg आगे जाएगा तो रस्सी की लेंथ और बढ़ जाएगी, तो रस्सी कोशिश करेगी कि 10 kg और आगे ना आ जाए। पर 10 kg कहता है मैंने तो जाना है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। तो अब वो रस्सी क्या है, वो कहेगी 10 kg को वो रोक रही है, पर 10 kg रुक नहीं पा रहा। तो वो 5 kg को क्या करेगी, क्या चल तू साथ में चल, आगे चल, मेरे साथ आगे चल, ताकि मेरी लेंथ चेंज ना हो। तो वो जो रस्सी है वो 5 kg पे जो फोर्स लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, राइट साइड। रस्सी के अंदर टेंशन दोनों डायरेक्शन में है। पर अगर 5 kg की बात करो, 5 kg, तो 5 kg पे ड्यू टू द रोप जो फोर्स लग रही है वो ये टी राइट साइड लग रही है। तो 5 kg पे टी राइट साइड, तो 5 kg पे टी कहाँ लग रहा है, राइट साइड। और अगर मैं ये 10 kg की बात करूं तो 10 kg पे टी कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, एक है रोप और एक है रोप किसको जुड़ी हुई है,
रोप को खींचोगे, रोप में टेंशन आएगी। और हमने क्या कहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर 10 kg रोप को खींचेगा और रोप के अंदर टेंशन लाएगा, तो वो टेंशन जो है वो अपना ऑपोजिट रिएक्शन किस पे करेगी, 10 kg पे। ऐसे ही वो जो रोप है जब 5 kg को आगे खींचेगी, तो एक्शन एंड रिएक्शन होगा रोप और उस 5 kg में। तो 5 kg और 10 kg पे रस्सी के कारण फोर्स लग रही है। तो रस्सी के कारण 10 kg पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड लग रही है। रस्सी के कारण 5 kg पे जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, राइट साइड लग रही है। और अब आप क्या नोटिस करोगे, हमने क्या कहा था कि ये जो रस्सी है इसकी लेंथ नहीं चेंज होने वाली। तो अगर इसकी लेंथ नहीं चेंज होने वाली, तो आप क्या नोटिस करोगे कि अगर ये 10 kg 1 मीटर से आगे जाएगा, तो रस्सी को भी 1 मीटर से आगे जाना पड़ेगा। और ये 5 kg को भी 1 मीटर से ही आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 kg आगे नहीं जाता तो रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर ये 5 kg लेटर से 0.5 मीटर से आगे जा रहा है, तो भी रस्सी की लेंथ बढ़ेगी। और अगर इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो दोनों तीनों एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ, तो किसी की भी लेंथ चेंज नहीं होगी। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि अगर आगे वाला फास्ट है पीछे वाला स्लो है, तो बीच में रस्सी की लेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगी। और आप कहोगे कि सर आगे वाला स्लो है पीछे वाला फास्ट, तो फिर तो रस्सी लूज हो जाएगी। अगर रस्सी लूज हो गई तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। ये सारा मोशन किसके कारण हो रहा है, टेंशन के कारण। तो रस्सी रस्सी लूज नहीं होने वाली, ये रोप जो है ये स्ट्रेच्ड ही रहेगी। तो अगर रोप स्ट्रेच्ड है, तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि ये सिस्टम आगे जाएगा। तो अगर ये सिस्टम आगे जाएगा तो ये एक साथ इकट्ठा आगे जाएगा एज 1 यूनिट। व्हाट आई नोटिस इज दैट रस्सी 5 kg को कहेगी चल आगे चल, और जब 5 kg भी अब आगे जाएगा, तो 5 और 10 एक बॉडी बन के आगे जा रहे हैं। क्यों एक बॉडी बन के आगे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। जितना आगे 10 kg जाएगा 5 kg भी उतना ही आगे जाएगा। डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम आएगी। तो हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि 5 and 10 kg will move as 1 यूनिट। तो 5 और 10 kg अब 1 यूनिट बन के चल रहे हैं। अच्छा, अगर 1 यूनिट बन के चल रहे हैं, तो अगर इस पूरे को, ये जो मैंने सर्कल डाला, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से सिर्फ ये फोर्स लग रही है। क्योंकि ध्यान से देखो, अंदर ये टी और टी दोनों ऑपोजिट हैं, और ये इंटरनल फोर्सेस हैं। अब इंटरनल क्यों है, क्योंकि आप 5 और 10 को इकट्ठा ले रहे हो। तो जब 5 और 10 को इकट्ठा ले रहे हो, तो ये अंदर 5 और 10 के अंदर फोर्सेस होगी। और 5 और 10 कंबाइंड पे जो बाहर से फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 30। तो ये जो सिस्टम है इस पे नेट फोर्स विल बी मास, मास कितना बन गया 15। और ये सारा सिस्टम आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, क्योंकि नेट फोर्स लग रही है। कितनी नेट फोर्स लग रही है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये सारा सिस्टम 30 न्यूटन फोर्स लग रही है, सारा सिस्टम आगे जा रहा है। और सारे सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी आई अब एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव। तो आपके दोनों ब्लॉक्स आगे मूव करेंगे, और आगे मूव करेंगे कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से दोनों आगे जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है बात। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब ये रस्सी नहीं थी, जब ये रस्सी नहीं थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या नोटिस किया था कि 10 kg कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, 3। अब कितने से जा रहा है, 2। देखो 10 की एक्सेलरेशन कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि रस्सी ने उसको रोका है। और जब रस्सी नहीं थी, तो आपका ये जो 5 kg था, 5 kg वो किस पे था, रेस्ट पे। अब देखो 5 kg की एक्सेलरेशन कितनी है, 2। तो 5 kg को रस्सी क्या कह रही है, चल आगे चल। तो रस्सी ने आगे वाली बॉडी को स्लो किया है, और उसी रस्सी ने पीछे वाली बॉडी को मोशन दिया है। तो आप यहां पे क्या नोटिस करो कि ये कनेक्टेड मोशन हो गया। ये कनेक्टेड मोशन का मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से जुड़ी हुई है, किसके हेल्प से, एक रस्सी के हेल्प से। आपने तो सिर्फ 10 kg पे फोर्स लगाई थी, आपने तो सिर्फ 10 kg पे फोर्स लगाई थी, पर वो फोर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अब ये सारा सिस्टम आगे जा रहा है।
और जब ये सारा सिस्टम आगे जा रहा है, तो अगर मैंने ये टेंशन को निकालना है कि व्हाट इज द टेंशन, मैं देखना चाहता हूं कि रस्सी में टेंशन कितनी है, तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैं अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 5 kg, तो मैंने 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो अगर मैं ये 5 kg लूं, तो आप क्या नोटिस करोगे कि 5 kg है। हाँ जी, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं 5 kg पे? एक 5 kg का वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, वो तो बैलेंस हो गए। उसके अलावा और रस्सी की टेंशन। तो हमने क्या कहा था कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सिर्फ वो फोर्सेस देखनी है जो उस अकेले बॉडी पे लग रही हैं। तो अकेले 5 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? कि उसका वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, वो तो बैलेंस हो गए, और एक रस्सी की टेंशन। और आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये 5 kg आगे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल फोर्सेस। टोटल फोर्सेस बॉडी पे कौन सी लग रही हैं? सिर्फ टी। बाकी तो सब बैलेंस हो गई, बाकी तो सब कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे टेंशन कितनी आई? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है दैट इज 10 न्यूटन। तो ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, इस स्ट्रिंग में, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितनी है? 10 न्यूटन है। और ये दोनों बॉडीज आगे जा रही हैं, कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रही हैं? हाँ जी, कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रही हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एग्जामिनर ऐसे ब्लॉक्स दे देगा, उनको रस्सी के साथ जोड़ देगा, फिर कहेगा बताओ ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है, फिर कहेगा बताओ रस्सी में टेंशन कितनी है। अब यही जो केस है, सेम यही केस, मैंने 5 kg ब्लॉक को आगे कर दिया, 10 को पीछे कर दिया, सेम यही केस। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 5 kg बॉडी को आगे रख दिया, 10 kg को पीछे रख दिया, और क्वेश्चन है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है इन पूरे सिस्टम पे और टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे? अगेन आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो रस्सी को ये खींचेगा, रस्सी अगर स्ट्रेच हो गई तो वो 10 kg को कहेगी चल आगे चल, तो ये सारा सिस्टम अब आगे जाएगा एस 1 यूनिट। तो ये सारा का सारा सिस्टम 1 यूनिट बन के आगे जाएगा। और आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि 5 kg पे टेंशन कहाँ लग रही है? लेफ्ट साइड। एंड 10 kg पे टेंशन कहाँ लग रही है? राइट साइड। तो यहाँ पे फॉर योर होल सिस्टम, your net force will be equal to mass into acceleration, and acceleration here will come out to be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करो तो एक्सेलरेशन जो आ रही है वो अभी भी सेम आ रही है, पीछे जो एक्सेलरेशन थी और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। बस आपने क्या किया, 10 kg को पीछे कर दिया, 5 kg को आगे कर दिया। आप पहले 10 kg पे फोर्स लगा रहे थे, अब आप 5 kg पे फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, अब अगर मैंने टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg लिया। तो अब मैं ये 10 kg पे फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूँ। तो 10 kg पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? एक उसका वेट लग रहा है, एक उसका नॉर्मल रिएक्शन, वो तो बैलेंस हो गए, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और उसके अलावा एक फोर्स ये टी लग रही है। और ये सारा सिस्टम आगे जा रहा है, और ये सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सारा सिस्टम आगे जा रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या बनेगी? तो यहाँ पे नेट फोर्स बनेगी मास इनटू एक्सेलरेशन एंड टोटल फोर्स टी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो टेंशन डेवलप होगी वो कितनी डेवलप होगी? 20 न्यूटन। तो टेंशन जो डेवलप होगी वो 20 न्यूटन। इसका मतलब कि जब आपने आगे हैवी ब्लॉक रखा था, हैवी मतलब 10 kg, 5 और 10 में से 10 भारी है, जब आपने हैवी ब्लॉक रखा था आगे, तो जो टेंशन डेवलप हो रही है वो 10 है। और जब आपने आगे लाइटर ब्लॉक रखा है, आगे लाइटर ब्लॉक रखा है, तो
अब जो यहां पे टेंशन डेवलप हो रही है वो पहले से ज्यादा है, और एक्सेलरेशन दोनों में सेम आ रही है। ऊपर भी पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोशन सेम है, मोशन सेम है, मोशन में फर्क नहीं पड़ा, पर रस्सी में टेंशन अलग अलग है। और एक बात अब याद रखनी है कि रस्सी में टेंशन ज्यादा कब होगी, जब आगे लाइटर ब्लॉक है। जब आगे हैवी ब्लॉक है तो रस्सी में टेंशन कम होगी। जब आगे हैवी ब्लॉक है तो रस्सी में टेंशन कम होगी। जब आगे लाइटर ब्लॉक है तो रस्सी में टेंशन ज्यादा होगी। हाँ जी, क्लियर है बात। अब बात है कि यार हम इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो डेली लाइफ में एक बात याद रखनी है, आप रस्सी को खींच रहे हो, जैसे आपने ये एक रोप ली और ये रिंग लगाई हुई है, और आप रिंग लगा के अपने हैंड से, अपने हाथों से ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ठीक है। आपने इस फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया, दोनों साइड 10-10 न्यूटन कर दिया, तो आप क्या नोटिस करोगे कि अंदर टेंशन डेवलप होगी। और वो जो अंदर टेंशन डेवलप होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। वाई 10 न्यूटन? क्योंकि बॉडी कोशिश कर रही है कि वो अपने साइज को इंक्रीज ना करे। ये जो रस्सी है ये कोशिश कर रही है कि उसकी लेंथ इंक्रीज ना हो, तो वो इस रिंग को आगे जाने से रोक रही है। तो रोकने के लिए जितनी फोर्स आपने लेफ्ट साइड लगाई है उसने उतनी फोर्स राइट साइड डेवलप कर दी। अच्छा, आपने इसको 20 कर दिया, तो यहां पे भी वैल्यू कितनी होगी, 20। अच्छा, आपने इसको 30 कर दिया, आपने इसको 30 कर दिया, तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहां पे भी ये जो टेंशन है, टेंशन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। पर एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि टेंशन क्यों है, क्योंकि अंदर एटम्स हैं। वो एटम्स कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, कि स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज ना हो, वो दूर ना जाएं। पर एटम्स की एक लिमिट होगी। आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो अंदर एटम्स अपने अंदर नो डाउट फोर्स बढ़ा रहे हैं, पर उनकी एक लिमिट होगी। एक टाइम आने के बाद उनकी बस हो जाएगी। वो कहेंगे यार हम अब और ज्यादा अपने अंदर फोर्स डेवलप नहीं कर सकते, और उस टाइम वो एटम्स अपने अंदर और फोर्स डेवलप नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने अपने अंदर फोर्स डेवलप नहीं की, आपने इसको लेटेस्ट से 40 कर दिया, आपने इसको भी 40 कर दिया, पर ये जो रस्सी अब ये कहती इससे ज्यादा नहीं मेरे से टेंशन डेवलप होनी, तो आप क्या नोटिस करोगे कि 40 और 40 दोनों ज्यादा है 30 से, तो ये स्ट्रिंग यहां से बीच में से टूट जाएगी। ये जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। क्यों स्ट्रिंग ब्रेक होगी? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आ रही है वो एक लिमिट के बाद और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। आप बड़ी बार किसी एक पर्टिकुलर बैग उठाते हो एक हैंडल से, तो कभी कभी वो बैग नीचे रह जाता है, हैंडल वहां से टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वो जहां से हैंडल पकड़ा हुआ है और नीचे बैग बहुत भारी है, तो वो हैंडल जो है वो उस बैग को होल्ड नहीं कर पाता और वो ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि उसकी बस हो जाती है, कहता भाई मैं नहीं और खींच सकता, तो बस हो जाती है। और ये बस क्यों होती है? क्योंकि वो जो मटेरियल है वो अपने अंदर और ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। मटेरियल अपने अंदर और ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। तो हर रस्सी में, हर रोप में, हर रस्सी में, हर रोप में एक मैक्सिमम टेंशन होती है। अगर आपने उस मैक्सिमम टेंशन को क्रॉस कर दिया तो वो रोप क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अब ये बात अंडरस्टैंड करो, जैसे हम अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रस्सी है। पहले केस में रस्सी में कितनी टेंशन डेवलप हुई, 10। दूसरे केस में कितनी डेवलप हुई, 20। अगर बाय चांस इस रस्सी की मैक्सिमम टेंशन 15 होती, बाय चांस अगर इसकी 15 होती, तो पहले केस में आपके दोनों ब्लॉक्स आगे जाते। पर ये वाले केस में ये रस्सी क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि रस्सी में जो टेंशन है वो 15 न्यूटन से अगर ज्यादा हुई तो रस्सी उसको अपने अंदर विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। एटम्स कहेंगे हम 15 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं दे सकते, और आपने कर दी 20, तो फिर वो एटम्स कहेंगे बस जी असी नहीं करनी, तो फिर क्या होगा, वो रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो ये अपने डेली लाइफ में याद रखना है कि आपके पास एक रस्सी है और आप चाहते हो कि यार ये ना टूटे, और आप दो बॉडीज को खींच के लेके जाना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे,
आगे हैवी बॉडी रखो, लाइटर बॉडी को पीछे रखो, इससे रस्सी के टूटने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि टेंशन कम होगी रस्सी में। अगर आगे हल्की बॉडी रख दी, पीछे भारी बॉडी रख दी और खींच रहे हो, देखो एक्सेलरेशन तो सेम आ रही है, एक्सेलरेशन में तो फर्क पड़ा नहीं, मोशन तो सेम आ रहा है। फोर्स भी आपने पहले और दूसरे में 30 लगाई है, जोर भी आप सेम लगा रहे हो, तो आप जोर सेम लगा रहे हो, बॉडी में मोशन भी सेम आ रहा है, लेकिन रस्सी के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आगे वाली बॉडी लाइट है और पीछे वाली बॉडी हैवी है। तो ये चीज का ध्यान रखना, और ये भी याद रखना कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन इज दिस मच, तो मैक्सिमम टेंशन देने का मतलब ये है कि अगर बाय चांस टेंशन इससे ज्यादा हुई तो वो रोप ब्रेक हो जाएगी।